टॉपिक है वो हमारा डील कर रहा है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस इन कोलकाता रेप केस। एक एनटीएफ दैट इज नेशनल टास्क फोर्स का संगठन किया जाएगा, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। और ये जो नेशनल टास्क फोर्स है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? हम लोग यहाँ पे नारेबाजी लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ पे बेटी पढ़ तो गई लेकिन यहाँ पे बेटी बची नहीं। वुमेन का मैरिजेबल एज जो है वो क्या करना है, 18 ईयर्स से बढ़ा के 21 ईयर्स कर देना है। ये इसके लिए हमने कौन से बिल को इंट्रोड्यूस किया है? Hello my dear students, welcome to this amazing platform of PW CLAT। आज का जो सेशन है पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर जो है वो हमारा सेकेंड पार्ट है मैराथन लेक्चर का, जहां पे हम जनवरी 2024 से लेके सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ये जो हमारा सेशन है आज का, ये आपके क्लैट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एलिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आपके स्लैट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई भी आप जो अदर लॉ एग्जामिनेशन देने वाले हो उस पर्सपेक्ट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आज कवर अप किए हैं। सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो एंड आई अश्योर यू कि ये टॉपिक के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस इन टॉपिक से आएंगे उससे आपका एक भी सवाल जो है वो नहीं छूटेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो गाइस। जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारा डील कर रहा है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस इन कोलकाता रेप केस। मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस पास आउट किए थे कोलकाता रेप केस को लेके, हम लोग यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमें एक चीज जानने की जरूरत है कि 3 जजेस बेंच जो है वो हमारा सेटअप किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन पास करना था कोलकाता रेप केस को लेके। बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं आउटरेज आया था, डॉक्टर्स ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे इस रेप केस के बाद। जो जो आम जनता है हमारे इंडिया की वो काफी ज्यादा क्या बोलते क्रोधित हो चुकी थी। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस पास ऑन किए हैं। ये डायरेक्शंस जो हैं वो 3 जजेस बेंच ने आपका मिलके पास ऑन किया है। तो वो 3 जजेस बेंच में कौन कौन से जज थे? तो फर्स्ट थे हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, वो थे। सेकंड है हमारे जस्टिस JV ये पर्दीवाला एंड थर्ड इज जस्टिस मनोज मिश्रा। ये 3 जजेस की बेंच बैठी थी और इन 3 जजेस ने मिलके डायरेक्शंस पास किए थे हमारे कोलकाता रेप केस में। याद रखना, डायरेक्शंस पास किए थे, जजमेंट अभी तक कुछ भी जो है हमारा पास नहीं हुआ है। जो नेक्स्ट रेलेवेंट टॉपिक है इससे हमारा जो कवर अप होगा वो हमारा ये पूछा जाएगा, या आपसे पूछ सकता है कि भैया विक्टिम कौन कौन से एडवोकेट्स ने किसको किसको रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे याद रखना कि जो हमारी विक्टिम की फैमिली थी, जो PGT ट्रेनी डॉक्टर थी, जो उनकी जो फैमिली थी उनको रिप्रेजेंट किया था एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने। और जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को किसने रिप्रेजेंट किया था? उसको रिप्रेजेंट किया था हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल ने। CBI इन्वेस्टिगेशन केस को सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंट किया था। सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट किया था जो जनरल सॉलिसिटर हैं तुषार मेहता, उन्होंने आपका रिप्रेजेंट किया था केस को। सो आई होप कि अब आपको ये पता चल गया होगा इस केस में या इस इंफॉर्मेशन से कि कौन सी 3 जजेस की बेंच थी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, किस एडवोकेट ने कौन सी पार्टी को आपका रिप्रेजेंट किया। देखो, जब भी आपका कुछ ऐसा मैटर आता है तो यहाँ पे ये नहीं पूछेंगे आपसे कि हाँ जी क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं रेपिस्ट कौन था या क्या दंगई हुआ, या फिर नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक। क्वेश्चंस के जो हमारे फैक्ट हैं वो हमारे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा ये क्या बोलते हैं, ये जो हमारा जो डायरेक्शंस पास किया गया था, ये क्यों पास किया गया था, ये सब हम सभी को पता है कि एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था कोलकाता में, जहां पे जो कोलकाता की जो PGT ट्रेनी डॉक्टर हैं उनका रेप एंड मर्डर किया गया था। तो उसके रिस्पेक्ट में अब यहाँ पे आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन पास ऑन किया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन पास ऑन किया है कि एक NTF दैट इज नेशनल टास्क फोर्स का संगठन किया जाएगा, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। और ये जो नेशनल टास्क फोर्स है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? वो आपका रिस्पॉन्सिबल होगा टू इंश्योर द सेफ्टी एंड फैसिलिटीज टू द डॉक्टर। अब यहाँ पे मैंने बोला आपको एक शब्द की फैसिलिटीज, अब बोलोगे मैम ये क्या, आपने ये क्यों बोला? देखो, जब RG कर मेडिकल कॉलेज की जब घटना सामने आई थी तो उसके साथ में ये भी साथ में मुद्दा उठा था कि भाई वहां पे ना जो हमारी फीमेल डॉक्टर्स हैं या जो मेल डॉक्टर्स हैं जो आपका ओवर शिफ्ट कर रहे हैं या जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद उनके लिए ना वहां पे कोई रेस्ट रूम नहीं था जहां पे जाके वो रेस्ट करते। देयर वाज नो प्रॉपर रेस्ट रूम मेड, कोई एक प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी हमारे डॉक्टर्स के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे जब नेशनल टास्क फोर्स का जब 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 हमारा संगठन किया गया, तो ये जो नेशनल टास्क फोर्स है वो उसने किस चीज को इंश्योर करना है? सबसे पहली जो
फोरमोस्ट ये चीज़ है वो है हमारी सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर, एंड सेकंड जो फैसिलिटीज ऑफ द डॉक्टर्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब यहाँ पे हमारा डायरेक्शन का मैटर खत्म हो जाता है, लेकिन इसी के रिस्पेक्ट में एसोसिएशन में हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा है, एंड जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा डील करता है अपराजिता बिल से। तो क्या हुआ है यहाँ पे, जो वेस्ट बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने अपराजिता बिल को पास किया है। अपराजिता बिल का मेरा पूरा नाम क्या है, लेट्स नो अबाउट दिस। जो इस बिल का पूरा नाम है वो है आपका अपराजिता वुमेन एंड चिल्ड्रन वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल 2024, ये इस बिल का नाम है। ठीक है, इसको कहां से पास कर दिया गया है, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में से पास कर दिया गया है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिल का, इस बिल का मेरा ऑब्जेक्टिव है टू provide punishment for sexual assault including capital punishment in severe cases। यहाँ पे क्या बोला गया है कि सीवियर केसेस में डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान जो है वो हमारा जो अपराजिता बिल है उसने इंट्रोड्यूस किया है। जब भी मैं आपसे सीवियर केसेस के बारे में बात करूंगी तो सीवियर केसेस यहाँ पे इंक्लूड करता है डेथ पेनल्टी प्लस क्या कि अगर मानो कि जो रेप के दौरान या रेप की वजह से अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है या अगर विक्टिम जो है वो आपकी वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाती है तो उस चीज को लेके अपराजिता बिल जो है वहां पे जो पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया है वो इंट्रोड्यूस किया है डेथ पेनल्टी का। सेकेंड क्या है कि जो बिल है वो हमारा इंट्रोड्यूस किस रिस्पेक्ट में, किस संदर्भ में किया गया है, जो हमारा रेप एंड मर्डर हुआ है ऑफ द डॉक्टर इन द आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसके रिस्पेक्ट में हमारे इस अपराजिता बिल को या उसके रिस्पॉन्स में अपराजिता बिल को हमारा पास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हॉस्पिटल एंड जो जो आपका ये बिल और क्यों पास किया गया, क्योंकि भैया हॉस्पिटल आउटरीच में था, डॉक्टर्स आउटरीच में थे, पूरा इंडिया आउटरीच में था कि भाई बेटी पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे नारेबाजी लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ पे बेटी पढ़ तो गई लेकिन यहाँ पे बेटी बची नहीं, है ना। तो इसी चीज को लेके बहुत गुस्सा था जनता के अंदर, डॉक्टर्स के अंदर। डॉक्टर वाज फीलिंग अनसेफ कि यार हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हम सरकार को अपनी सर्विस दे रहे हैं, हम लोगों की जान बचा रहे हैं, लेकिन यार हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं बची, हमारी जो लेडी फीमेल डॉक्टर्स हैं वो सेफ ही नहीं है। तो उसी के क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स में वेस्ट बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने क्या पास किया, उन्होंने अपराजिता बिल को पास किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल है, नीडलेस टू से हु इज द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने ये बोला है कि ये जो बिल, जो अपराजिता बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये बिल जो है ये बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक बिल है एंड ये एक मॉडल है फॉर द लेजिस्लेशन। मतलब कि ये एक, क्योंकि यहाँ पे डेथ पेनल्टी दी गई है रेप के पनिशमेंट को लेके, है ना, तो इन्होंने बोला है कि ये जो बिल है बेसिकली मेरा अपराजिता बिल, ये मेरा एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक बिल है, प्लस ये मेरे लेजिस्लेशन के लिए मॉडल है। प्लस यहाँ पे क्या किया गया, इस बिल के अंदर जो रेप का पनिशमेंट है उसको इंक्रीज किया गया है, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन ये के बारे में बोला गया है, एंड स्विफ्ट जस्टिस फॉर विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, कि यहाँ पे विक्टिम्स के लिए एक स्विफ्ट जस्टिस सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इन सब के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, सो जस्ट वेट। अब देखो की अमेंडमेंट्स क्या क्या है हमारे अपराजिता बिल में। सबसे पहला जो अमेंडमेंट है वो है हमारा सेक्शन 64 सब क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस को लेके। सेक्शन 64 सब क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस जो है उसमें क्या, उसके जो पनिशमेंट्स हैं उसको रिप्लेस किया गया है पनिशमेंट ऑफ रेप विद द रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ कैपिटल, और क्या बोलते हैं, और डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट के साथ। अब यहाँ पे एक बात समझो, बेसिकली हमारा बीएनएस के पहले हमारा क्या था, हमारा आईपीसी था 1860, फिर हमारा आया बीएनएस दैट इज भारतीय न्याय संहित 2023। इन दोनों में ना नो डेथ पेनल्टी प्रोविजन इज देयर फॉर रेप। ठीक है, इन दोनों में ना कहीं भी मेरा डेथ पेनल्टी का प्रोविजन जो था वो रेप के संदर्भ में नहीं था, क्योंकि बेसिकली जो इंडिया में जो डेथ पेनल्टी दी जाती है वो आपकी दी जाती है इन द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस के मामले में, है ना। और यहाँ पे जो रेप है वो हमारा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में फॉल डाउन नहीं करता है। फिर आप पूछोगे अच्छा मैम अगर रेप फॉल डाउन नहीं करता है तो निर्भया के रेप केस में हमने रेप क्यों दिया, क्योंकि बेटा रेप फॉल, लेकिन द वे द रेप वाज बीइंग डन वो हमारा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में फॉल डाउन कर गया था।
इसके चलते निर्भया केस में हमारा जो डेथ पेनल्टी है वो हमारा दिया गया था। एंड सेम शायद हमारा इस केस में भी जो हमारा आरजे कर मेडिकल कॉलेज ये कॉलेज एंड हॉस्पिटल का जो रेप केस है पीजीटी ट्रेनी डॉक्टर का, शायद उसके केस में भी हमारा सेम जो डेथ पेनल्टी होगा। लेकिन अभी वी कांट से एनीथिंग बिकॉज जजमेंट इज स्टिल ड्यू इन द रिस्पेक्टेड कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये है कि सेक्शन 64 सब क्लॉज 1 ऑफ द भारतीय न्याय संहित जो है उसके अंतर्गत सेक्शन 64 सब क्लॉज 1 में चेंजेस की बात की गई है। और ये चेंजेस क्या है, ये चेंजेस ये है कि जो पनिशमेंट है मेरे रेप का उसको बढ़ा के रिग्रेस लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया गया है। व्हाट इज रिग्रेस लाइफ इंप्रिजनमेंट? सी देयर आर टू काइंड ऑफ इंप्रिजनमेंट, एक है हमारा सिंपल इंप्रिजनमेंट, दूसरा हमारा होता है रिग्रेस इंप्रिजनमेंट। जब भी किसी भी पर्सन को आपका क्या बोलते हैं आपकी सजा दी जाती है एज अ सिंपल इंप्रिजनमेंट, इसका मतलब क्या है कि वो बस जेल में रहेगा और वो कुछ काम वाम नहीं करेगा जेल का। ऑन द कॉन्ट्री जब हम लोग बात करते हैं रिग्रेस ये क्या बोलते हैं इंप्रिजनमेंट की, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बंदा जेल में तो रहेगा ही, वो अपनी सजा तो काटेगा ही, साथ साथ में वो क्या करेगा, वो जो आपका काम होता है जेल का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कपड़े साफ करना, खाना बनाना, जेल की साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा देना, या आपने देखा होगा कुछ कैदी आपके वॉशरूम साफ कर रहे होते हैं ना, तो जेल में रह के जो काम जब करना पड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ऐसे पर्सन को हमारा क्या दिया गया है, हमारा रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेक्शन 64 सब क्लॉज 1 है उसका जो प्रोविजन है कि रिप्लेसिंग द पनिशमेंट ऑफ रेप विथ रिग्रेस लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी यहाँ पे ये, उसके बाद आपका अमेंडमेंट सजेस्ट किया गया है सेक्शन 64 सब क्लॉज 2 ऑफ भारतीय न्याय संहित, जिसमें आपका बोला गया है कि अगर कोई आपके पुलिस ऑफिसर या आर्म्ड प्रोफेशनल्स या फिर आपके कोई पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो भी आपका रेप केस में इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए भी आपके पनिशमेंट को प्रोवाइड किया गया है, दैट इज या तो उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा या तो उनको डेथ पेनल्टी की सजा जो है वो दी जाएगी। प्लस सेक्शन 66 ऑफ द बीएनएस क्या बोल रहा है, सेक्शन 66 ऑफ भारतीय न्याय संहित मेरा ये बोल रहा है कि जो रेप है, अगर मानो रेप के कारण जो विक्टिम है अगर उसकी डेथ हो जाती है या अगर वो विक्टिम हमारी वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाती है, तो उस केस में जो पनिशमेंट दिया जाएगा अक्यूज को या कॉन्विक्टेड पर्सन को, वो क्या होगा, वो हैंग टिल डेथ का, दैट इज वो हमारा कैपिटल पनिशमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमने अभी पनिशमेंट्स के बारे में बात की। सेकंड हमारा अपराजिता बिल ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीडी इन्वेस्टिगेशन। देखो ये जो बिल है ये मेरा मैंडेट करता है कि जिस दिन मेरा एफआईआर फाइल हुआ है, ठीक है, उस दिन से 21 दिनों के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन जो है रेप का आपको उसको कंप्लीट करना है। इसका मतलब क्या है, जस्ट इमेजिन कि अगर मान लो 22 जनवरी को अगर आपका एफआईआर फाइल हुआ है, ठीक है, सो यहाँ पे आपको बाय 23 ऑफ जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी इन्वेस्टिगेशन को क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन को आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे आपकी ये आपका स्पीडी फॉर्मेट जो है वो आपका इंट्रोड्यूस कर रहा है कि देखो अगर रेप हुआ है तो जिस दिन उस रेप का एफआईआर लॉन्च हुआ उस दिन से 21 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, 21 दिनों के अंदर जो एफआईआर है, जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंप्लीट करना है। ये 21 दिन जो है वो मेरा कितना था, वो बेसिकली मेरा जो हमारा जो पीनल कोड्स है उसके अंदर 2 मंथ्स का टाइम जो है उसमें दिया हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में खत्म करने की बात की है हमारे पीनल कोड्स के अंदर। रादर हमारे अपराजिता बिल ने क्या बोला कि इसको 21 दिनों के अंदर क्या करो, कंक्लूड करो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कि ये हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है ये हमारा 21 दिनों के अंदर कंप्लीट हो पाए, इसीलिए अपराजिता बिल के अंदर जो प्रोविजन है उसमें और क्या प्रोविजन है कि भाई आप अपराजिता टास्क फोर्स जो है उसको आप क्या करो, उसको आप कॉन्स्टिट्यूट आउट करो। ठीक है, जो आप कहां जिसमें जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कहां के रहेंगे, वो आपके वेस्ट बंगाल की जो पुलिस ये क्या है वो आपकी रहेगी और ये इंश्योर करेगी कि आपका टाइम बाउंड जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपका हो पाए। सो आई होप कि आपको ये भी चीजें काफी ज्यादा क्लियर होंगी अभी। उसके बाद ताकि और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन एंड हमारा इफेक्टिव जजमेंट और टाइम पे हमारा जजमेंट डिलीवर हो पाए, उसके लिए यहाँ पे और क्या ये क्या बोलते ये प्रोविजंस या जिसको नहीं बोलते प्रावधान हमारे क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि फॉर्मेशन ऑफ 52 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का फॉर्मेशन करने के लिए बोला गया है, ताकि जिसमें आपका
टू डील विद द सेक्सुअल असॉल्ट एंड मैटर रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये जो हमारा 52 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगे, इसमें हमें मैटर किससे डील करेंगे, इसमें जो मैटर है वो आपका डील होगा वुमेन एंड चिल्ड्रन से, मतलब कि जो भी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है इंक्लूडिंग सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसको लेके आपका इस 52 फास्ट ट्रैक कोर्ट में आपका क्या होगा, आपका मैटर डील होगा, ताकि जो जजमेंट है वो जल्द से जल्द आ पाए। मतलब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाला जो हमारा, जो हम लोग कोड बोलते हैं, वो हमारा यूज ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें अदर अमेंडमेंट्स जो है वो आपके क्या इंक्लूड किए गए हैं। अदर अमेंडमेंट्स जो हैं वो आपका ये है कि जो मेरा भारतीय न्याय संहिता है उसमें आपका ये क्या बोलते हैं BNSS में, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, उसमें भी हमारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और हमारे पॉक्सो में भी हमारा जो चेंजेस है वो हमारा इंक्लूड किया गया है। पॉक्सो को लेके ये बोला गया है कि अगर कोई चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंस आता है, अगर कोई चाइल्ड रिलेटेड सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल असॉल्ट का अगर आता है, तो उसके लिए काफी ज्यादा पनिशमेंट को स्ट्रिंजेंट किया गया है अंडर अपराजिता बिल। तो आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो यहाँ पे मैंने पॉस्को का फुल फॉर्म भी डाल दिया है, जस्ट इन केस कि अगर आप लोगों को पता ना हो और अगर एग्जाम में आ जाए, तो दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। ठीक है, नाउ कमिंग अपॉन कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अपराजिता बिल। ये अपराजिता बिल जो है उसका रीजन क्या था आने का, तो बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात समझो, इसका रीजन बेसिकली ये था कि हाँ, पब्लिक आउटरीच हुआ, डॉक्टर्स गुस्सा हुए, देश के जो लोग हैं उनका काफी ज्यादा क्या बोलते हैं, वो काफी ज्यादा दुखी और नाराज और गुस्सा सभी हुए, तो उसके रिस्पेक्ट में हाँ अपराजिता बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन एक कुछ की फैक्टर्स है जो कि हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो आपका जीके का लेके आ सकते हैं वो यहाँ पे ये है कि एक पब्लिक आउटरीच जो है वो आपका, इसमें एक और चीज इंक्लूड हुई कि जो जो हमारे प्ले राइटर है चंदन सेन एंड थिएटर आर्टिस्ट क्या बोलते हैं बिलाप बंदोपाध्याय, इन लोगों ने अपना जो स्टेट ऑनर है वो वेस्ट बंगाल को वापस कर दिया कि भैया पकड़ो, आप हमारी लड़की नहीं बचा पाए, आप उसके लिए जस्टिस नहीं ला पा रहे हो, तो आपने जो हमें सम्मान दिया है स्टेट का, या ये आप अपने पास ही रखो। नेक्स्ट क्या है कि अपराजिता एक्ट जो है, अपराजिता एक्ट इंट्रोड्यूस द अमेंडमेंट इन द भारतीय न्याय संहिता। और अपराजिता बिल जो है वो बेसिकली क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारा इंट्रोड्यूस कर रहा है अमेंडमेंट्स। ठीक है, एक्ट नहीं है ये हमारा बिल है। ठीक है, तो अपराजिता बिल जो है वो आपके अमेंडमेंट्स लाने के लिए बोल रहा है, किसके अंदर, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। और ये क्यों निकला है, क्योंकि रेप एंड डॉक्टर, ये मर्डर ऑफ दी क्या बोलते हैं, हमारा पीजीटी ट्रेनी जो थी उनके रिस्पेक्ट में। ठीक है, आई होप कि लास्ट न्यूज आपको काफी ज्यादा क्लियर होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज हमारा किसमें बात कर रहा है, हिमाचल प्रदेश बिल के बारे में। देखो, हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल को पास किया है, और इस बिल के अंतर्गत क्या हुआ है, इस बिल के अंदर क्या हुआ है, जो मैरिजेबल एज ऑफ द वुमेन है उसको 18 ईयर्स से बढ़ा के कितना साल कर दिया गया है, आपका 21 ईयर्स कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिख रहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है उसने अपने वुमेन का मैरिजेबल एज जो है वो 18 ईयर्स से बढ़ा के आपका 21 ईयर्स कर दिया। ये बिल हमारा कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 27 अगस्त 2024 को ये बिल को आपका पास ऑन कर दिया गया है। इस बिल का हमारा नाम क्या है, तो बिल का नाम है हमारा द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024। प्लीज इस बिल का नाम याद रखना, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द बिल, तो आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अपने दिमाग में रखना। नाउ मूविंग फर्दर, अब ये बिल जो है वो बेसिकली क्या बोल रहा है, ये जो मिनिमम मैरिजेबल एज है इसको 18 ईयर्स से बढ़ा के 21 ईयर्स करने की आपकी बात जो है वो आपकी की जा रही है। उसके बाद बिल जो है वो आपका कैसे पास हुआ है, बिल जो है वो आपका वॉइस वोट के थ्रू पास हुआ है। व्हाट इज वॉइस वोट, स्पीकर के कान में जो चीज जोर से आएगी वो हमारी वो उस अकॉर्डिंग वो बिल को या तो पास करेगा या तो वो रिजेक्ट करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल स्पीकर पूछ रहा है कि हूसोएवर सपोर्ट द बिल से ये, ठीक है, तो क्या होगा, वहां के जो मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे, ये बोलेंगे, है ना। फिर आपका स्पीकर बोलेगा कि हूसोएवर अपोजेस द बिल से ना और नो, ठीक है, फिर वहां पे लोग ना बोलेंगे। अब ये और न दोनों में से जिसकी भी आवाज जो है वो स्पीकर को जोर से आए, उस बेसिस पे स्पीकर या तो बिल को पास करेगा या तो बिल को रिजेक्ट करेगा। लाइक सपोज स्पीकर को ये जोर से सुनाई दिया तो स्पीकर उसके ऊपर क्या करेगा, बिल को पास कर देगा। अगर स्पीकर के कान में न जोर से आता है या नो जोर से आता है तो स्पीकर क्या करेगा, बिल को रिजेक्ट कर देगा। तो ये जो बिल है हमारा, जो हमारा एज बढ़ाने की बात की गई है वुमेन के मैरिजेबल एज की, ये हमारा पास किया गया है वॉइस वोट के थ्रू। और ये हमारा कब पास किया गया है, मॉनसून सेशन में
पास किया गया है। अब ये जो बिल है ये बेसिकली क्या प्रमोट कर रहा है, ये बिल जो है वो जेंडर इक्वालिटी एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन जो है वो प्रमोट कर रहा है। इसके लिए मैं हमेशा यही बोलूंगी कि देखो बेटा, आप लोगों को 12th क्लास पास करते करते या 12वीं क्लास पास करते करते अब मेरे हिसाब से एवरेज एज जो है वो लोगों का 17 साल तो पहुंच ही जाता है। 18 ईयर से तो हमारा हायर एजुकेशन शुरू होता है और 18 ईयर से आप क्या करते हो, आप लड़की की शादी ये क्या बोलते हैं करवा देते हैं बहुत जगह, क्योंकि वो मैरिजेबल एज है, वो लीगल एज भी है। तो इससे क्या होता है कि विमेन का जो हायर एजुकेशन का राइट है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। क्यों दब जाता है? क्योंकि भैया देखो, हर लोग हीरा ठाकुर नहीं होते सूर्यवंशी के जो अपने ट्रक चला के बीवी को आईएएस बनाएंगे। रेस्ट क्या होता है जनरल होता क्या है शादी के बाद, कि शादी हो जाती है जी, फिर उसके बच्चे लड़की के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, फिर वो घर 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 ये क्या बोलते हैं अपने घर में ही लग जाती है, पढ़ाई पूरी कर नहीं पाती है इस चक्कर में, क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में। तो ये बेसिकली जो हमारा बिल है, इसका बेसिकली हमारा मेन मुद्दा ये है कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, प्लस हायर एजुकेशन फॉर वुमेन्स को भी यहाँ पे प्रमोट किया जाए। इसीलिए आपका 18 साल से लेके 21 साल के एज करने की बात की है शादी के लिए। हिमाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का पहला स्टेट बनेगा जो ऐसा जो आपका मैरिजेबल एज को लेके जिसने आपका बिल जो है वो अपने असेंबली में पास ऑन किया है। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ की चेंजेस क्या है इस बिल के अंदर, जरा उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। लिस्ट ऑफ की चेंजेस यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपकी इस बिल के अंदर हमारा बात किया गया है कि हमें वुमेन का मैरिजेबल एज जो है वो क्या करना है, 18 ईयर्स से बढ़ा के 21 ईयर्स कर देना है। ये इसके लिए हमने कौन से बिल को इंट्रोड्यूस किया है, तो हमने इसके लिए बिल जो इंट्रोड्यूस उसका नाम क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024। प्रीवियस एज मतलब कि अभी जो प्रेजेंटली एज जो चल रहा है वो क्या है, मैरिजेबल एज 18 ईयर्स में लड़की की शादी का लीगल एज ये हो जाता है और 21 ईयर्स में लड़कों की शादी का हमारा लीगल एज हो जाता है। बिल क्या बोल रहा है, जो हमारा न्यू रूल प्रपोज किया उसमें क्या बोल रहा है, ये देखो जी, जब आप लोग इक्वालिटी की बात करते हो तो लड़का और लड़की दोनों की शादी इक्वल एज पे क्यों नहीं हो सकती है, तो इसीलिए 21 जो साल है वो दोनों लड़का और लड़की दोनों का हमारा लीगल मैरिजेबल एज जो है वो आप कर दो। ऐसा ये बिल जो है उसने अपना क्या बोलते हैं उसमें प्रोविजंस हमारे ऐड है। अब क्योंकि यहाँ पे 21 साल लीगल एज करने की बात की गई है, इसका मतलब है कि भैया जो चाइल्ड का जो डेफिनेशन था हमारा, पहले क्या था चाइल्ड का डेफिनेशन, any person who is below the age of 18 years is known as a minor और is known as a child। हमने ये पढ़ा है अपने लॉ में, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि अब 21 साल किया जा रहा है मैरिजेबल एज की बात, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या बोला गया, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये बोला गया है कि जो मैरिजेबल एज है अगर आप उसको 21 साल करें तो आपको चाइल्ड के डेफिनेशन को भी फिर से चेंज करना पड़ेगा। चाइल्ड के डेफिनेशन जो बिलो 18 ईयर्स था अब उसको आपको बिलो 21 ईयर्स करना पड़ेगा, तभी जाके ये बिल जो है वो आपका पास हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, रीडेफिनेशन ऑफ चाइल्ड के बारे में बात की गई है, जहाँ पे आपका ये बोला गया है कि whosoever has not completed the age of 21 years उनका आपका वो आपके चाइल्ड के कैटेगरी में फॉल डाउन कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंड टाइम टू फाइल फॉर एनलमेंट। देखो बेटा, एनलमेंट क्या होता है, एनलमेंट बेसिकली आपने पढ़ा होगा हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के अंदर एक हमारा टर्म होता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। क्या होता है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी क्या बोलता है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी ये बोलता है कि अगर किसी माइनर की शादी करवाई गई है उसके एज ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे की शादी करवाई गई है या बच्चे की शादी ये क्या बोलते करवाई गई है 12 13 14 15 9 10 इन सब सालों में, तो वैसे जो बच्चे हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि जैसे ही जो भी माइनर में जिनकी शादी करवाई गई है whosoever got married at the age of the then minority उनके पास ऑप्शन होता है कि once they attain the age of majority that is 18 for women and 21 फॉर मेन, तो उनको 2 साल का टाइम दिया जाता है कि वो अपनी शादी को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। कंडीशंस यहाँ पे ये इंप्लाइड होती है आपकी कि उस शादी के ये दौरान उनके बीच में कोई भी कोहैबिटेशन दैट इज कोई भी सेक्सुअल रिलेशन जो है वो आपका स्टैब्लिश नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड है तो हमारे माइनर पार्टीज को जो अभी मेजर हुए हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं और लॉ ऐसा मानेगा कि कभी उनकी शादी हुई ही नहीं थी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे माइनर कैन annul द मैरिज विद इन 2 years ऑफ द मैरिज। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे 2 years का मतलब क्या हुआ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल लड़कियों के लिए कितना क्या होता है लीगल एज 18 और लड़कों के लिए 21 ईयर्स, ठीक है। तो लड़के को कितना, जैसे ही लड़का 21 ईयर्स अटेन करेगा वैसे ही लड़का के पास 21 + 2 ईयर्स 23 ईयर्स तक का टाइम होता है कि वो अपनी शादी को क्या कर सकता है, वो अपनी शादी को नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। और लड़की के लिए क्या होता है, लड़की के लिए जैसे ही लड़की ने आपका 18 ईयर्स का टाइम अटेन किया वैसे ही 18 + 2 दैट इज उसके पास 20 ईयर्स का टाइम होता है कि वो अपनी शादी को क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस कंसेप्ट गाइस, ठीक है। तो इस 2 साल को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, इस 2 साल को बढ़ा के आपका 5 ईयर्स जो है वो आपका कर दिया गया है, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू इन दिस रिस्पेक्ट। अब देखो यहां पे आया ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या बोल रहा है, ट्विस्ट यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मेरा रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेसिडेंट असेंट, देखो बेसिकली हमारा एक आर्टिकल है 252 सब क्लॉज 2। 252 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, ये आपका साफ साफ ये बोलता है कि अगर मानो कि कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो कानून मेरा सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट में जा रहा है या सेंट्रल लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो उस केस में मतलब समझो यहाँ पे क्या है कि देखो सेंट्रल लॉ क्या है मेरा, सीएल लिख दूं अगर मैं, तो यहाँ पे सेंट्रल लॉ क्या है मेरा, सेंट्रल लॉ है 18 ईयर्स फॉर वुमेन, ठीक है, एंड 21 ईयर्स फॉर मेन, ठीक है, ये मेरा सेंट्रल लॉ है। अब मेरा हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बिल पास किया है उस बिल के अकॉर्डिंग दोनों का एज कितना होना चाहिए, 21 ईयर्स फॉर मेन एंड वुमेन बोथ, है ना, मेन एंड वुमेन बोथ। अब तुम बताओ कि क्या ये जो लॉ है क्या ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है सेंट्रल लॉ को, द आंसर इज यस। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मानो यहाँ पे ऐसा हमारे संविधान में ये बोला गया है कि अगर मानो स्टेट कोई ऐसा कानून बना रहा है जो कानून आपका सेंट्रल लॉ को अपोज कर रहा है या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो उस केस में जब वो कानून या जब वो बिल जो है जब वो स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो जाएगा तो उसको प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए होगा, तभी जाके वो जो बिल है उस पर्टिकुलर स्टेट में वो कानून बन पाएगा। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये जो प्रोविजन है ये प्रोविजन कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 254 सब क्लॉज 2 के अंदर। प्लीज इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद इसीलिए जो गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश है उन्होंने जो बिल है जहां पे आपके मैरिजेबल एज बढ़ाने की बात की गई है, इस बिल को उन्होंने अभी रिजर्व करके रखा है फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। जैसे ही प्रेसिडेंट इस पे कंसिडरेशन दे देंगे इस बिल पे, वैसे ही ये बिल जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में एज अ कानून लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो इतना प्रोग्रेसिव बिल है, ये बिल किसने आपका क्या बोलते हैं, किसने आपका इंट्रोड्यूस किया था इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इनका नाम है धामी राम शांडिल, जो कि आपकी वुमेन क्या बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर। सो आई होप कि ये भी न्यूज आपको काफी ज्यादा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज हमारा बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया फ्लैग को अनवेल किया है या इनॉग्रेट किया है, हम लोग उसको बोल सकते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट दिस। September 1st 2024 को 75 ईयर्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ है। यहाँ ये क्या बोलते हैं, फ्लैग को किसने अनवेल किया है, फ्लैग को जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने आपका फ्लैग को और उसके इंसिग्नियाज को अनवेल किया है, मतलब इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हेल्ड एट भारत मंडप इन न्यू दिल्ली, यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट क्या है कि इस क्या बोलते हैं इस इवेंट में, ये जो हमारा इनॉग्रेशन हुआ है, इस इवेंट में हमारे जो लॉ मिनिस्टर है अर्जुन राम मेघवाल एंड जो हमारे चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़, दोनों ही इस इवेंट में प्रेजेंट थे हमारे। नेक्स्ट क्या है कि इस इवेंट में हमारा कमोमरेटिव कॉइन एंड पोस्टेज स्टैम्प को भी इनॉग्रेट किया, मतलब कि जो कॉइन होता है उसको भी इनॉग्रेट किया गया एंड जो पोस्टेज स्टैंप है उसको भी आपका इनॉग्रेट किया गया है। अब जो फ्लैग का कंसेप्ट है, पहले मैं आपको फ्लैग दिखा दूं। देखो ये है हमारा फ्लैग, न्यू फ्लैग है हमारे किसका, हमारे सुप्रीम कोर्ट का। तो ये जो कंसेप्ट है फ्लैग का, जिसमें हमारा अशोक चक्र भी देखने को मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी हमें देखने को मिल रही है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर में हमारे लिखा हुआ है फ्लैग के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नीचे में हमारा लिखा हुआ है यतो धर्मस्तो जय, है ना। तो और ये फ्लैग
फ्लैग ब्लू कलर का है, तो ये जो फ्लैग का जो कंसेप्ट और जो डिजाइन है वो किस इंस्टीट्यूशन ने किया है? तो बहुत ही रिनाउंड जो हमारा निफ्ट दिल्ली है, उन्होंने इस फ्लैग का कंसेप्चुअल ये क्या बोलते हैं कंसेप्चुअलाइजेशन भी किया है और इस फ्लैग को हमारा डिजाइन भी किया। आई होप कि आपने फ्लैग देख लिया है। नाउ लेट्स रीड अबाउट इट। देखो यहाँ पे डिजाइन ऑफ द फ्लैग, इस फ्लैग के ऊपर हमारा संस्कृत में एक श्लोक लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है? यतो धर्मस्तो जय। यतो धर्मस्तो जय का मतलब क्या है? वेयर देयर इज अ धर्मा देयर इज अ विक्ट्री, मतलब जहां पे सत्य है वहां पे विजय है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? कलर ऑफ द फ्लैग। ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग है इसको हमारा किस कलर का रखा गया? इसको हमारा ब्लू कलर का रखा गया है। ठीक है, सो ब्लू कलर का जो फ्लैग है उस वो बेसिकली जो मेरा ब्लू कलर है वो मेरा क्या सिंबलाइज कर रहा है? ये मेरा सिंबलाइज कर रहा है जस्टिस, इंटेग्रिटी, स्टेबिलिटी, दैट्स जुडिशरी स्टैंड्स फॉर। ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ इंसिग्निया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या क्या इंसिग्निया यूज किया गया है? यतो धर्मस्तो जय के बारे में हमने बात कर लिया है। नाउ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, जो ये सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग जो इस फ्लैग के ऊपर बनाई गई है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी एंड इट्स रोल एज अ हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया, कि जो मेरा सुप्रीम कोर्ट है वो एक मेरा इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी है लॉ को लेके और ये मेरा सबसे हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है इंडिया में। ठीक है, सो ये हो गया। उसके बाद अबव द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या बना हुआ है? अगर आप फ्लैग देखोगे तो यहाँ पे आपका अशोका चक्र जो है वो आपका बनाया गया है। तो ये जो अशोका चक्र है वो मेरा कहाँ से डिराइव आउट किया गया? ये मेरा डिराइव आउट किया गया है सारनाथ लॉयल ये क्या बोलते हैं लॉयन कैपिटल ऑफ एम्परर अशोक। ठीक है, उसके बाद ये जो अशोक चक्र है वो बेसिकली क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये मेरा सिग्निफाई कर रहा है धर्म चक्र को। धर्म चक्र मतलब व्हील ऑफ लॉ को ये आपका क्या कर रहा है? ये हमारा सिग्निफाई कर रहा है। और ये जो अशोक चक्र जो हम लोगों ने यूज किया है सुप्रीम कोर्ट फ्लैग के ऊपर, ये सेम अशोक चक्र है जो कि हम लोग अपने फ्लैग में, इंडियन फ्लैग में हम लोग यूज करते हैं। सो आई होप आई एम क्लियर विथ दिस कंसेप्ट ऑल्सो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइज। नेक्स्ट टॉपिक किससे बात कर रहा है? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा बात कर रहा है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, दैट इज जस्टिस हेमा कमिटी रिपोर्ट जो हमारा आया है। अब लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो, जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट आते से ही पूरी मलयालम इंडस्ट्री हिल गई और जो भी हमारे ग्लैम बिजनेस में लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा हिल गए। ठीक है, सो लेट्स रीड अबाउट इट। ये जो रिपोर्ट है ये मेरा रिलीज हुआ था अगस्त 19, 2024 को। जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट जो है वो हमारा रिपोर्ट किस पे निकाला गया? मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पे जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसको, उस रिपोर्ट को हमारा पब्लिक कर दिया गया। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारा आपका एक्सपोजिशन हुआ है जिसमें आपका एक्सपोज किया गया है कि कितना सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन जो है वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है, कितना इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन है, कितना जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है मलयालम इंडस्ट्री के अंदर। ये क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें जो हेमा कमेटी रिपोर्ट है वो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब ये रिपोर्ट आया तो बहुत सारे हमारे न्यूमरस फॉलआउट्स आए, जिसमें कि हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टर, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जो है उनको लीगल चार्जेस है, जो उनको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ गया आफ्टर दिस रिपोर्ट रिलीज। ठीक है, अब फाइंडिंग क्या है जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट का? लेट्स रीड अबाउट इट। फाइंडिंग ये है कि यहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड कास्टिंग काउच बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट था। मतलब क्या है कि जो भी हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या जो हमारे डोमिनेंट, जो इंडस्ट्री को डोमिनेट करते थे, वो कास्टिंग काउच जैसे बिजनेस में इन्वॉल्व थे, प्लस वो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करते थे जो भी हीरोइंस थे उनकी। ठीक है, उसके बाद इन ह्यूमन क्या बोलते हैं हमारा वर्किंग कंडीशन। मतलब क्या है कि जो वहां पे मलयालम एक्ट्रेस थी उनके लिए प्रॉपर ना ही कोई वॉशरूम का अरेंजमेंट था, ना ही उनके लिए कोई प्रॉपर चेंजिंग रूम का आपका अरेंजमेंट था, और प्लस आपके आउटडोर शो के लिए कोई टॉयलेट भी नहीं था, ना ही कोई आपका चेंजिंग रूम का फैसिलिटीज था। प्लस वेज डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा थी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, प्रॉपर फैसिलिटी एंड सेफ्टी मेजर्स जो थे वो हमारे अवेलेबल नहीं थे। प्लस इस यहाँ पे मलयालम इंडस्ट्री में जो रैम्पेंट ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज एंड अनसेफ एनवायरनमेंट ऑफ वुमेन, ये सारी चीजें हमारी जो हेमा कमेटी रिपोर्ट है वो हमारी रिफ्लेक्ट करती हैं। प्लस यहाँ पे अगर मानो कि कोई भी एक्ट्रेस है या कोई भी लेडी है जिन्होंने डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स जो प्रोमिनेंट है उनकी बात मानने से मना किया, तो उन एक्ट्रेसेस को, वेदर न्यू कमर और द ओल्ड वन, उनको इलीगली बैन कर दिया जाता था और उनको मूवीज जो है वो नहीं दी जाती थी।
ठीक है। उसके बाद कमिंग अपॉन कि आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिपोर्ट क्या हुआ है, कि जब ये रिपोर्ट रिलीज हुआ तो कितने लोग जो है वो अंदर गए। अब देखो ये सब चेयरपर्सन रह चुके हैं बड़े बड़े कमिटीज के। सबसे पहले हमारा नाम आता है एक्टर सिद्दीकी का। एक्टर सिद्दीकी जो है वो आपके जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं ऑफ द एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी, ये क्या बोलते हैं, आर्टिस्टर्स के। ठीक है, इनको रिजाइन करना पड़ गया। और इनके ऊपर एलिगेशन क्या था, इनके ऊपर एलिगेशन ये था कि रेवांती ये संपाद जो है इन्होंने क्या बोलते हैं एक्टर सिद्दीकी के ऊपर इन्होंने सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का चार्जेस या सेक्सुअल असॉल्ट का इन पे चार्जेस लगाया था। उसके बाद फिल्म मेकर रंजीत जो आपके चेयरपर्सन रहे थे केरला स्टेट ये क्या बोलते हैं ये चलचित्र अकेडमी, इनको भी रिजाइन करना पड़ गया जब इनको एलिज किया एक बंगाली एक्टर श्रीलेखा मित्रा ने अक्यूज किया था ऑफ कि इन्होंने श्रीलेखा को क्या बोलते हैं इम्प्रॉपरली टच किया है या इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर से क्या बोलते हैं किया था इनके साथ इन 2009 जब ये लोग फिल्म शूटिंग में इन्वॉल्व थे। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, और इनके ऊपर आपका नॉन बेलेबल केस जो है वो भी आपका चल रहा है। मूवी का नाम क्या था, मूवी का नाम है ये क्या बोलते हैं पलेरी मणिकायम। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद अक्यूजेशन जो है और भी ज्यादा बहुत प्रोमिनेंट लोगों पे लगा। सीपीआईएम के ये सीपीआईएम के जो मेंबर हैं एक्टर हैं एम मुकेश, प्रोड्यूसर क्या बोलते हैं मनिया पिल्ला राजीव एंड देन एक्टर जया सूर्या, इन सारे के ऊपर आपका जो एलिगेशन है वो आपका एलिगेशन लगा था। ठीक है, अब जैसे ही रिपोर्ट रिलीज हुई, रिपोर्ट रिलीज के बाद देखो रिपोर्ट लेड टू द फॉर्मेशन, जैसे ही ये रिपोर्ट रिलीज हुई तो वैसे ही आपका किसका फॉर्मेशन किया गया, वुमेन सिनेमा कलेक्शन का आपका जो फॉर्मेशन है वो आपका किया गया। उसके बाद रिपोर्ट रिलीज के बाद आपकी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का ये गठन किया गया। जो स्पेशल ये जो हमारा जो एसआईटी है उसको सीनियर वुमेन पुलिस ऑफिसर ये क्या बोलते हैं वाज कॉन्स्टिट्यूटेड व्हिच वाज लेड बाय, इसको लेड कौन करेगा इस एसआईटी को, इस एसआईटी को लेड करेंगे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जी क्या बोलते हैं ये स्वपराजन कुमार। ठीक है, स्वराजन कुमार हम लोग ये बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा जो हेमा कमेटी था, हेमा कमेटी की मेंबर कौन कौन थी, लेट्स टॉक अबाउट इट। हेमा कमेटी जो है वो आपका 2017 में फॉर्म हुआ था और इनकी जो मेंबर्स थी वो कौन कौन थी, इनकी मेंबर्स हैं पहले हाई कोर्ट की जस्टिस के हेमा, उसके बाद फॉर्मर एक्टर श्रद्धा एंड आईएएस ऑफिसर के बी ये वलसाला कुमारी। ये जो हमारा हेमा कमेटी था उनकी ये सब मेंबर्स ये उन्हीं की मेंबर्स थी जिन्होंने अपनी की फाइंडिंग दी थी रिपोर्ट के अंदर जो हमारा रिपोर्ट रिलीज हुआ था। ठीक है, उसके बाद रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कमिटी, क्या रीजन था कमिटी के फॉर्मेशन का, तो टू स्टडी द इशू रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड जेंडर इनइक्वालिटी इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि ये जो हमारा ये क्या बोलते हैं ये जो हमारी कमिटी थी हेमा कमिटी, उसका गठन इसीलिए किया गया था ताकि जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है मलयालम इंडस्ट्री के अंदर उसको देखा जाए, या जो हमारी जेंडर इक्वालिटी चल रही है उनको ये उसके क्या बोलते हैं उस पर एक रिपोर्ट बनाई जाए या उस पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारा किया जाए। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस टॉपिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन किया गया है लद्दाख के अंदर। ठीक है, अब देखो जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने अनाउंस किया है 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो हमारा बना है लद्दाख रीजन के अंदर। ये बेसिकली ये हमारे डिस्ट्रिक्ट बनाने से होगा क्या, अब तुम ही मुझे बताओ। मान लो कि इतना बड़ा एरिया है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं मतलब कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हमारे बैठा दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ मेरा एडमिनिस्ट्रेशन चला, देख बात। अब मान लो अगर इसी एरिया को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे या अगर हम इसी एरिया को 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो बताओ क्या मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा इजी हो जाएगा और ज्यादा प्रॉपर हो जाएगा? द आंसर इज यस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो हमने और ज्यादा क्रिएशन मतलब कि हमने जो अभी 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स जो हमने फॉर्म किए लद्दाख के अंदर, वो बेसिकली हमने क्यों फॉर्म किए ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है हमारा लद्दाख के अंदर वो हमारा काफी ज्यादा ईजी हो जाए, ताकि वहाँ के लोगों को और ज्यादा क्लोज हम लोग ये क्या बोलते हैं वाया एडमिनिस्ट्रेशन ला पाए, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को ज्यादा स्पीडी वे में सोल्यूशन जो है वो आपकी मिल पाए। तो यहाँ पे यही बोला टू एनहांस द गवर्नेंस एंड टू ब्रिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू द पीपल। अभी फिलहाल प्रेजेंटली लद्दाख में हमारी 2 डिस्ट्रिक्ट थी जिनका नाम क्या है लेह एंड
कारगिल। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर कि अभी प्रेजेंटली कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, 2 थी, जिनका नाम क्या है, ले एंड कारगिल। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। उसके बाद तो अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है उनका नाम क्या है, उनका नाम है जांकार, द्रास, शाम, नुब्रा एंड ये चैतांग प्लस ले एंड कारगिल। तो मतलब प्रेजेंट में, आफ्टर प्रेजेंट कितना हो गया, 5 + 2 दैट इज 7 डिस्ट्रिक्ट है अभी प्रेजेंटली लद्दाख में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दीज 5 डिस्ट्रिक्ट। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैकग्राउंड ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको डाल भी दिया कि ये 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका अभी न्यू फॉर्मेशन हुआ है मेरा लद्दाख के अंदर, तो आप यहाँ से भी नाम जो है वो देख सकते हो, याद रखना ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ बैकग्राउंड देख लेते हैं। अब हुआ क्या था, August 5, 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया गया था, मतलब जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का उसको आपका हटाया गया था। ठीक है, अब जैसे ही ये चीज हुआ वैसे ही जो लद्दाख है वो हमारा यूनियन टेरिटरी बन गया और डायरेक्टली वो एडमिनिस्ट्रेशन पे आ गया, क्या बोलते हैं, यूनियन होम मिनिस्ट्री के। ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब लीगल प्रोविजन, मतलब कि क्या मेरा लीगल प्रोविजन है जहां पे हम लोग न्यू डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या बोलता है, एडमिनिस्ट्रेशन रीऑर्गेनाइजेशन इज जनरली डन अंडर आर्टिकल 3 के किसी भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि स्टेट की बाउंड्री को कम करना, स्टेट की बाउंड्री को बढ़ाना, उसके अंदर न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ये फॉर्म कर देना, ये सारी चीजें मेरी आर्टिकल 3 के अंदर की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेट रिकॉग्निशन एंड एक्ट एंड यूनियन टेरिटरी लॉ क्रिएट और रीऑर्गेनाइज डिस्ट्रिक्ट लाइज इन द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूटीज। ठीक है, और जो मेरा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड यूनियन टेरिटरी लॉज है वो मेरा क्या करता है, वो मेरा ये क्या बोलते हैं, न्यू डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करता है या स्टेट को हमारा रीऑर्गेनाइज करता है इन द, या फिर यूटीज को हमारा रीऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, अब ये जो रीऑर्गेनाइजेशन है ये क्यों किया जाता है, क्या इसकी क्या आवश्यकता होती है। तो मान लो कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ताकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो थोड़ा उस जगह को और छोटे छोटे पार्ट में ये कर दो ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारा और ज़्यादा अच्छा हो जाए। जोग्राफिकल स्प्रेड होता है हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये पैसेज, उसके बाद बाउंड्री डिलिमिटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जो हमारा ये सब होता है इसके चक्कर में हमारा होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लद्दाख। लद्दाख के बारे में अब हमें जानना जरूरी है। लद्दाख जो है वो हमारा पार्ट है पीएमडीपी का। व्हाट इज पीएमडीपी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज का हमारा जो लद्दाख है वो हमारा पार्ट है। आफ्टर बाइफोकेटिंग, ये क्या बोलते हैं, लद्दाख इज अ पार्ट ऑफ पीएमडीपी अनाउंस्ड आफ्टर द बाइफोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू द 2 यूनियन टेरिटरीज। ये कब हुआ, जब मेरा बाइफोकेशन किया गया था जम्मू एंड कश्मीर का इनटू द 2 डिस्ट्रिक्ट, तब ये किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, पीएमडीपी के अंदर, दैट इज प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के अंदर टोटल 63 प्रोजेक्ट्स हैं जिसका वर्थ है आपका 80,068 करोड़ का बजट है। इसमें से ये हमारा बेसिकली क्या है, पीएमडीटी ये बेसिकली हमारा लाया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से आउट ऑफ 63 प्रोजेक्ट में से जो मेरा 9 प्रोजेक्ट्स है वो मेरा लद्दाख के लिए है, जिसका टोटल बजट जो है वो मेरा कितना है, 21,441 करोड़। ठीक है, जो स्पेसिफिकली मेरा लद्दाख के लिए दिया गया है। ठीक है, अब लद्दाख के बारे में जान लो कि लद्दाख जो है वो सबसे हाईएस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया है विच इज सिचुएटेड, मतलब कि ये हमारे सी लेवल से कितना एलिवेशन पे है, तो 3000 मीटर, दैट इज 9,800 फीट अबव दी सी लेवल है। तो ये हमारा क्या है, सबसे हाईएस्ट प्लेटो इन इंडिया है, ये याद रखना। लद्दाख का कैपिटल क्या है, ले, और ले जो है वो सबसे लार्जेस्ट टाउन है हमारे लद्दाख रीजन का। रिवर कौन कौन सी बहती है लद्दाख में, तो इंडस, नुब्रा एंड शौक। ठीक है, तो ये आप याद रखना क्योंकि रिवर्स का भी आपसे पूछा जा सकता है। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस पर्टिकुलर न्यूज एज वेल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज। अब देखते हैं यहाँ पे कि इंडिया होस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के द्वारा आपका शुरू किया गया है। तो इंडिया ने आपका कब होस्ट किया, August 17, 2024 को इंडिया ने वाया वर्चुअल फॉर्मेट हमारा क्या होल्ड किया है, ये क्या बोलते हैं, ग्लोबल साउथ समिट जो है उसको आपका होस्ट किया है। इंडिया जो ये क्या बोलते हैं, इंडिया होस्ट द 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट
थीम क्या था इस ग्लोबल साउथ समिट का? एंड एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, मतलब कि अगर जब तक मेरा ग्लोबल साउथ जो है जब तक वो एम्पावर्ड नहीं बनेगा तब तक भैया हम सस्टेनेबल अपने आप को कैसे बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला है कि एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो इनिशिएटिव इज द एक्सटेंशन, ये जो हमारा इनिशिएटिव है ग्लोबल साउथ का, ये हमारा एक्सटेंशन है ऑफ पीएम मोदीज विजन। पीएम मोदी का विजन क्या, ये जो हमारा इनिशिएटिव है ग्लोबल साउथ समिट या जो हमारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, ये हमारा इनिशिएटिव है, पीएम मोदी का एक विजन है। विजन क्या है हमारा? सबका साथ सबका ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। ठीक है, याद रखना क्या विजन है? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एंड सबका प्रयास, दैट इज वसुदेवाय कुटुंबकम, which means the world is one family. I hope this thing is clear to all of you. ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट जान लो आप, ये क्या बोलते हैं ग्लोबल साउथ समिट के बारे में। फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है वो मेरा जनवरी 12 एंड 13 और 2023 को हेल्ड ऑन हुआ था। इसमें हमारा थीम था यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी फॉर यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पस, और ये भी हमारा वर्चुअल मीट ही था। ठीक है, ये भी हमारा क्या था? ये भी हमारा वर्चुअल मीट था। उसके बाद हमारा जो सेकेंड ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है वो हमारा हेल्ड ऑन हुआ था नवंबर 17, 2023 को, और इसका थीम था टुगेदर फॉर एवरीवन ग्रोथ विथ एवरीवन्स ट्रस्ट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब की आउटकम क्या थे इस समिट के? जो हमारा ग्लोबल साउथ समिट हुआ है उसका हमारा की आउटकम्स क्या था? तो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट जो है वो आपका बनाया गया, दैट इज जीडीसी बनाया गया। इसमें हमारा क्या बात किया गया? ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, मतलब जो 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 व्यवसाय करेंगे हम लोग, जो जो हम लोग साथ में ट्रेड करेंगे, जो कंट्रीज है जो साथ में वो ट्रेड करेंगे, वो ट्रेड फॉर डेवलपमेंट अब जो है वो किया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग होगी, जितनी भी हमारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है उनके बीच में क्या होगा? उनके बीच में हमारा टेक्नोलॉजिकल जो शेयरिंग है वो हमारा होगा। उसके बाद हमारा कंसेशनल फाइनेंस एंड ग्रांट्स। ठीक है, कि हम लोग कुछ ये फाइनेंस भी देंगे, ग्रांट्स भी देंगे, ताकि क्या हो पाए? ताकि इनका जो डेवलपमेंट है वो आपका हो पाए। ठीक है, उसके बाद इंडिया का क्या कमिटमेंट है? इंडिया ने ये बोला है फंडिंग एंड सपोर्ट इनिशिएटिव इंडिया का क्या है? USD 2.5 million to trade activity and boost economy growth and USD 1 million fund building ट्रेड पॉलिसी एंड नेगोशिएशन। इंडिया ने बोला है कि वो इतना जो आपका फंडिंग एंड सपोर्ट इनिशिएटिव लेगा, 2.5 मिलियन जो जाएगा वो इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए जाएगा फॉर द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, प्लस जो उसका 1 मिलियन USD है, दैट इज US डॉलर है, वो उनका फंड बिल्डिंग फॉर ट्रेड पॉलिसी एंड नेगोशिएशन के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। उसके बाद क्या है? ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। यहाँ पे क्या है? टू मेक द UN एंड WTO टू मोर इंक्लूसिव एंड रिस्पॉन्सिव टू द ग्लोबल साउथ। यहाँ पे ये बोला है कि जो हमारा UN दैट इज यूनाइटेड नेशंस एंड हमारा WTO जो है उसको थोड़ा सा इंक्लूसिव लाने के लिए, ताकि वो थोड़ा और ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो टुवर्ड्स द ग्लोबल साउथ, ये इनिशिएटिव लिया गया है। एंड डेडिकेटेड टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय 2030। जो जितनी भी हमारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो आपका क्या कर पाए? वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाए बाय 2030, उसके लिए यहाँ पे बात की गई है। अब तब से मैं बोल रही हूँ आपको ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ, तो आपके दिमाग में तो क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ग्लोबल साउथ में कौन कौन है ना? तो देखो बेटा, यहाँ पे हमारे जो ग्लोबल साउथ है वो हमारा इंक्लूड करता है कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एंड ओशेनिया। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया, चाइना, ब्राजील, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका एंड मेक्सिको इज द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। So I hope I am clear to all of you in this respect. अब ग्लोबल साउथ जो है, ये जो टर्म हमारा वाइडली यूज किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर एंड वाज इनिशियली कॉल्ड एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अब देखो, थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्या? फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड कंट्री बन चुकी थी। जो कंट्री आपके यूएसए को सपोर्ट करी थी वो फर्स्ट वर्ल्ड हो गई, सेकेंड आपकी यूएसएसआर हो गई। अब क्या होता है कि जब भी कोई कंट्री आपकी इंडिपेंडेंट हो रही है या फिर जितनी भी हमारी वर्ल्ड की कंट्रीज है वो या तो यूएसए को फॉलो अप करी थी, नहीं तो यूएसएसआर को, क्योंकि यही दो हमारी दो सुप्रीम पावर निकली थी, है ना। अब जिन कंट्रीज ने इनको फॉलो नहीं किया, उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने नाम को फॉलो किया और उन्होंने थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री है वो आपका वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपका
बना लिया था। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस कंटेक्स्ट एज वेल गाइस। उसके बाद ग्लोबल साउथ जो है वो 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंटेन आउट करता है एंड हैव अ यूथफुल पॉपुलेशन अंडर 30। मतलब सोचो कितना ज्यादा इन कंट्रीज में ग्रोथ का ऑप्शन, क्योंकि देखो जिस कंट्री की आपके युवा जवान है, जिस कंट्री में आपका यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है, उस कंट्री के आपकी डेवलपमेंट जो इंडाइसेस है या जो इंक्रीमेंट है वो सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ग्लोबल साउथ इंक्लूड मिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो ग्लोबल साउथ में हमारा डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी है, हमारा अथॉरिटेरियन रिजीम भी है एंड हमारा हाइब्रिड पॉलिटिकल सिस्टम भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील, ये डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। ऑन द अदर हैंड जब हम लोग बात करते हैं नॉर्थ कोरिया एंड वेनेजुएला की, ये हमारा अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल साउथ जो है उसने अपना जो एक्सर्ट किया है इट्स क्या बोलते हैं इट्स इन्फ्लुएंस ऑन नॉन अलाइंड मूवमेंट दैट इज नाम। आई होप नाम आप सभी को पता होगा, नॉन अलाइंड मूवमेंट मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है। ओके नाउ, और प्लस ग्रुप ऑफ 77। देखो जो ये ग्रुप ऑफ 77 जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज हमारी डेवलपिंग नेशंस हैं। ठीक है, डेवलपिंग प्लस अंडर डेवलप जो हमारी नेशंस हैं उनको ये ग्रुप ऑफ 77 जो है वो कंप्राइज आउट करती है। ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ब्रिक्स समिट पे भी ये हमारा जो ग्लोबल क्या बोलते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है वो हमारा आपका करता है। अब ये जो टर्म है हमारा ग्लोबल साउथ का, इसको कॉइन किसने किया था? तो इसको कॉइन किया था ये कार्ल ऑगलेस्पे ने। ठीक है, कब किया था? ये क्या बोलते हैं 1969 में। और ब्रांडेड लाइन क्या है? यूज्ड ज्योग्राफिकल टू डिस्टिंग्विश द ग्लोबल साउथ फ्रॉम ग्लोबल नॉर्थ। अब ग्लोबल साउथ को ग्लोबल नॉर्थ से डिफरेंशिएट करने के लिए ये जो लाइन आपकी ड्रॉ होती है उस लाइन का नाम क्या है? उस लाइन का नाम है ब्रांडेड लाइन। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू इन दिस रिस्पेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम लोग बात करेंगे, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो वैसे तो सारी ही MITs ही हैं आपके, लेकिन उसमें भी जो आपके MMITs है वो आपका उसमें ये टॉपिक आपका फॉल डाउन होता है। यूक्रेन विजिट ऑफ PM मोदी, मतलब PM मोदी ने यूक्रेन को आपका विजिट किया है। लेट्स टॉक अबाउट इट। 23 अगस्त 2024 को पहला ये क्या बोलते हैं ये फर्स्ट विजिट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू यूक्रेन सिंस यूक्रेन गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम USSR इन 1991। मतलब कि फर्स्ट टाइम जब से यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुआ है तब से पहली बार किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन को विजिट किया है। हमारा जो यूक्रेन है वो इंडिपेंडेंट कब हुआ था? इन द ईयर 1991। किससे हुआ था? हमारे USSR से हुआ था। ठीक है, उसके बाद की हाइलाइट्स ऑफ द PM मोदी विजिट। देखो सबसे पहला जो की हाईलाइट है वो है हमारा बिस्म क्यूब्स को लेके। बिस्म क्यूब्स क्या है? बिस्म क्यूब्स जो है वो हमारा पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ठीक है, पोर्टेबल, तो इंडिया ने बिस्म क्यूब्स मतलब 4 पोर्टेबल हॉस्पिटल विच इज नोन एज बिस्म क्यूब्स, इन्होंने किसको दिया है? यूक्रेन को दिया है। क्यों दिया है? देखो कितनी बार हमारा ऐसा सिचुएशन होता है ना जिस सिचुएशन में हम लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, लेकिन हम लोग बंदे को हॉस्पिटल तक नहीं ये क्या बोलते ये पहुंचा सकते, लेकिन हम अगर उनके पास अगर हॉस्पिटल लेके चले जाए तो जान बचने की संख्या जो होती है वो हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल इन द सिचुएशन ऑफ वॉर, इन द सिचुएशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर और ट्रेजेडी, अगर वहीं पे जिस एरिया में आपका ट्रेजेडी हुआ है, रादर देन एयर लिफ्टिंग पीपल और बाय व्हीकल टेकिंग पीपल टू द हॉस्पिटल, अगर हमने वहीं पे अगर हमने हॉस्पिटल का डेवलपमेंट कर दिया या वहीं पे अगर हमने हॉस्पिटल ला दिया लोगों के लिए, तो वो कितना ईजी हो जाएगा और वो कितना ज्यादा जान बचाएगा, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बिस्म क्यूब्स जो है वो क्या है? बेसिकली मेरा पोर्टेबल हॉस्पिटल्स है, जिसका और ये बिस्म का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मित्रा। ठीक है, और ये जो बिस्म क्यूब्स है वो मेरा पार्ट है ऑफ प्रोजेक्ट आरोग्य मित्रा। ये बेटा याद रखना, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है यहां से क्वेश्चन। ठीक है, और इंडिया ने कितने बिस्म क्यूब्स दिए हैं? इंडिया ने 4 बिस्म क्यूब्स दिए हैं आपके यूक्रेन को। देखो बहुत सारे हमारे न्यूज आर्टिकल है जहां पे 10 बोल रहे हैं, कहीं आपको 32 भी बोल रहे हैं कि भैया इंडिया ने 32 दिए, नहीं, इंडिया ने 4। ये हमारी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की साइट है उसमें हमारा 4 बिस्म क्यूब के बारे में मेंशन है, तो 4 बिस्म क्यूब्स जो है वो इंडिया ने यूक्रेन को दिए हैं टू द यूक्रेन गवर्नमेंट टू हेल्प देम विद द हेल्थ केयर एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स अमिड गोइंग द वॉर, क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रहा है, ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा वहाँ पे लाइफ लॉसेस हो रही हैं, सो इट्स बेटर टू गिव
पोर्टेबल हॉस्पिटल टू देम, इसलिए इंडिया ने 4 विश्व क्यूब्स जो हैं वो किसको दिए हैं, वो यूक्रेन को दिए हैं, ठीक है। उसके बाद कल्चरल एंड हमारा जो कमोमरेटिव डिप्लोमेसी है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। पीएम मोदी ने आपका विजिट किया किसको, मार्टिरोलॉजिस्ट एक्सपोजिशन ऑन चिल्ड्रन एट द नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री इन यूक्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो आपके बच्चे जो आपके जिन्होंने अपनी जान गंवाई है रशिया यूक्रेन के वॉर में, उनको लेके यहाँ पे पीएम मोदी गए और इन्होंने अपना रिस्पेक्ट पे ऑन किया टू द विक्टिम्स ऑफ द वॉर। आई होप यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे जेलेंस्की ने टेडी बेयर दिया था, मतलब टेडी बेयर was ये having by the PM of यूक्रेन, और ये डॉल कैरी किया था पीएम मोदी ने, ठीक है। ये याद रखना, ये जरूरी है कि टेडी बेयर था, ये क्या बोलते हैं, जब ये आपका रिस्पेक्ट ट्रिब्यूट आउट करे तो जेलेंस्की वाज हैविंग टेडी बेयर इन हिज हैंड एंड पीएम मोदी ने डॉल को वहां पे रखा था वाइल वाइल पेइंग रिस्पेक्ट टू दिस। उसके बाद पीएम मोदी ने आपका ट्रिब्यूट पे किया है, रिस्पेक्ट पे किया है महात्मा गांधी को, कहाँ पे, एट द ओएसिस ऑफ पीस, जो कि हमारा कीव में है, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर। उसके बाद पीएम मोदी जो है वो आपका स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में गए थे और यहाँ जाके उन्होंने उन बच्चों से इंटरेक्ट किया था जो बच्चे आपके हिंदी वहां पे सीख रहे हैं, याद रखना स्कूल का नाम भी। उसके बाद यूक्रेन प्री वॉर, मतलब वॉर के पहले यूक्रेन जो है वो आपका मेजर सप्लायर था सनफ्लावर ऑयल का इंडिया के इंडिया को, ठीक है। और लेट्स टॉक अबाउट नाउ पीस एंड डिप्लोमेसी बिटवीन बिटवीन इंडिया एंड यूक्रेन। पीएम मोदी का जो यूक्रेन विजिट था वो आपका एक क्या था, ब्रॉडर डिप्लोमेटिक एफर्ट था, जहां पे उन्होंने एंगेज विद द यूरोप स्पेशली विद द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप बियॉन्ड द ट्रेडिशनल फोकस, ठीक है। कि यहाँ पे इन्होंने जो एक ट्रेडिशनल फोकस है इंडिया का, वो किस पे, हमारी जो बॉन्डिंग है वो किससे ज्यादा मजबूत है, इफ वी टॉक तो रशिया, जर्मनी, फ्रांस एंड ब्रिटेन। इससे हट के इन्होंने एक डिप्लोमेटिक टाई बनाने की कोशिश की है विद यूक्रेन, जिसमें ये बहुत ज्यादा सक्षम हुए हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। अब एक चीज याद रखना, क्योंकि इंडिया और क्या बोलते हैं कि इंडिया और यूक्रेन के रिलेशन अच्छे होने से इंडिया और रशिया के बीच में कोई भी दिक्कत या कोई भी दरार जो है वो नहीं आई है, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस न्यूज़ गाइज, इसमें आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको नहीं आई होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूक्रेन, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको अबाउट द यूक्रेन बाउंड्रीज। तो लोकेशन क्या है यूक्रेन का, ईस्टर्न यूरोप है। इंडिपेंडेंस डे कब हुआ है यूक्रेन का, 24 अगस्त 1991 को, याद रखना। यूक्रेन गॉट इंडिपेंडेंस इन 1991। उसके बाद पहले ये हमारे पीएम मोदी जो हैं वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के जिन्होंने यूक्रेन को विजिट किया है आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं, फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। उसके बाद इसकी बाउंड्री शेयरिंग कौन कौन सी है यूक्रेन की, तो ईस्ट में ये रशिया से बाउंड्री शेयर करते हैं, फिर आपका नॉर्थ में बेलारूस से, आपका इधर पे क्या बोलते हैं पोलैंड, स्लोवाकिया एंड हंगरी से बाउंड्री शेयर है ये क्या बोलते हैं यूक्रेन का। वेस्ट में रोमानिया एंड मालदोवा से, साउथ वेस्ट में ये आपका बाउंड्री शेयर करते हैं। कोस्ट लाइन कौन कौन सा है, तो ब्लैक सी एंड सी ऑफ अर्जोव जो है वो कोस्ट लाइन है यूक्रेन का। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यूक्रेन का, ऑफिशियल लैंग्वेज है यूक्रेनियन प्लस रशियन। यूक्रेनियन प्लस रशियन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूक्रेन, वाइडली स्पोकन। अब जो रशियन लैंग्वेज है वो आपका वाइडली स्पोक होता है इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द यूक्रेन। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। उसके बाद जो गवर्नमेंट सिस्टम है यूक्रेन में वो कैसा गवर्नमेंट सिस्टम है, तो यूनिटरी रिपब्लिक विद प्रेसिडेंट, ये विद प्रेसिडेंट्स पार्लियामेंट्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो आपका हेड ऑफ द स्टेट है एंड पीएम जो होते हैं वो यहाँ पे आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है विच इज ऑल्सो नोन एज ये वर्कोवा राडा। एंड ये क्या बोलते हैं, हमारा यूनेस्को साइट्स क्या क्या है यूक्रेन के अंदर, तो कीव का सेंट सोफिया और क्या बोलते हैं लीव ओल्ड टाउन जो है वो हमारा यूनेस्को का साइट्स है इन यूक्रेन। और यूक्रेन वाज द फर्स्ट साइट जहां पे हमारा चिनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर जो है वो हमारा हुआ था इन 1986 गाइस, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू इन दिस रिस्पेक्ट, और आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी आपको नहीं आई होगी। एंड माई टॉपिक इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इट इज़ माई अश्योरिटी टू यू कि अगर अब इन टॉपिक से अगर आपको कोई क्वेश्चंस आता है तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं छूटेंगे।
वेरी सून विद इन 1 to 2 days मैं आपको पार्ट 3 ऑफ दिस लेक्चर जो है वो मैं आपको लेके आऊंगी. टिल देन गाइज, रीड, लर्न एंड रिवाइज एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू एस इन योर कमिंग एग्जामिनेशन. Till then, bye, study hard, work hard, because exam is now very much closer. Bye bye guys.